दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियोज पर दुनिया की बात भारत के नजरिए से। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो खुलासे सामने आए हैं वो न सिर्फ भारत की सुरक्षा से जुड़े हैं बल्कि कई देशों की असली तस्वीर भी दुनिया के सामने रखते हैं। अमेरिका की गुप्त रिक्वेस्ट को भारत ने क्यों ठुकराया, कौन सा पड़ोसी देश लगातार उकसावे वाली हरकतें कर रहा है और आखिर टर्की, कनाडा और बांग्लादेश तीनों अचानक भारत से क्यों भड़के हुए हैं। दिल्ली ब्लास्ट से लेकर इंटरनेशनल साजिशों तक कई बड़े देशों की भूमिका नए सवाल खड़े कर रही है। आज आप जो सुनने जा रहे हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं भारत और अमेरिका से। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने दिल्ली ब्लास्ट पर नई बयानबाजी करते हुए कुछ अहम चीजें कंफर्म की हैं। G7 देशों के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंग कनाडा में चल रही थी उसकी साइडलाइन पर उनकी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर से हुई। वहीं पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर भी दोनों के बीच बातचीत हुई। मार्को रूबियो ने अपनी स्टेटमेंट में साफ कहा कि दिल्ली ब्लास्ट पूरी तरह एक आतंकवादी हमला है और भारत इसकी जांच बेहद प्रोफेशनल तरीके से कर रहा है। अमेरिका ने भारत को इन्वेस्टिगेशन में मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन उनके शब्दों में भारत खुद इसे संभालने में पूरी तरह सक्षम है, यानी कि इंडियन एजेंसियों को अमेरिकी मदद की जरूरत नहीं पड़ी और भारत ने यह ऑफर विनम्रता से मना कर दिया। इसके बाद एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका ने ईरान से जुड़े कुछ नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। इसमें दुनिया के कई हिस्सों की कंपनियों, संस्थाओं और व्यक्ति शामिल हैं, जिनके ईरान की सेना या मिसाइल ड्रोन सप्लाई चेन से लिंक पाए गए हैं। इस लिस्ट में भारत की एक कंपनी भी है, चंडीगढ़ बेस्ड एफ-एमलेन प्राइवेट लिमिटेड। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि इस कंपनी के एक डायरेक्टर मार्को क्लिंच, जो जर्मन नागरिक हैं और फिलहाल यूएई में रहते हैं, उनके कनेक्शन ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से जुड़े सप्लायरों से मिले हैं, जिनमें चीनी सप्लाई चेन भी शामिल है। इस वजह से कंपनी और डायरेक्टर दोनों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि एफ-एमलेन प्राइवेट लिमिटेड साल 2021 में स्थापित हुई थी, यानी सिर्फ 4 साल पुरानी कंपनी, और इसका कारोबार हॉर्टिकल्चर गुड्स से संबंधित है। कंपनी में एक और डायरेक्टर हिरन कुमार दिनेश भाई और एक एडिशनल डायरेक्टर भी शामिल है। कंपनी ने एक इंडियन सेटअप में जर्मन डायरेक्टर को क्यों रखा यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अमेरिकी सैंक्शन फिलहाल लागू हो चुके हैं। अब बात भारत टर्की विवाद की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भारत में मीडिया हाउस की रिपोर्ट आई, जिनमें दावा किया गया कि इस हमले के धागे टर्की तक जा रहे हैं। कई बड़े मीडिया हाउसेज ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की कि दिल्ली ब्लास्ट मॉड्यूल का लिंक टर्की बेस्ड एक हैंडलर उकासा से जुड़ा मिला है। बताया गया है कि डॉक्टर उमर नबी और उसके साथी एक इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप सेशन का इस्तेमाल कर रहे थे और उसी पर अंकारा में बैठे इस शख्स से बात करते थे। उकासा अरबी में स्पाइडर को कहते हैं, शायद इसी वजह से कोड नाम चुना गया है। रिपोर्ट्स में दावा है कि यह व्यक्ति मॉड्यूल को फाइनेंस करता था, पैसे भेजता था और उन्हें रेडिकलाइज करने में भी अहम भूमिका निभाता था। कुछ आरोपी 2022 में टर्की भी गए थे और वहीं से नेटवर्क में भर्ती किए गए। इसी आधार पर भारतीय एजेंसियां उनकी कॉल लॉग्स, चैट्स और डिजिटल डिवाइसेस के डेटा रिकवर करने में लगी हैं। इन रिपोर्ट्स के बाद टर्की की सरकार भड़क गई। राष्ट्रपति कार्यालय डायरेक्टोरेट ऑफ कम्युनिकेशन ने आज एक आधिकारिक बयान जारी किया। उसमें कहा गया कि भारतीय मीडिया में चल रही खबरें टर्की भारत में टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंस या सपोर्ट करता है पूरी तरह झूठ, निराधार और प्रोपोगंडा है। टर्की ने इसे एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन बताकर खारिज कर दिया, जिसका मकसद भारत टर्की संबंधों को नुकसान पहुंचाना है। उनके मुताबिक टर्की हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, यूएन की ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है और नाटो के भीतर भी एंटी टेरर पॉलिसीज में सक्रिय भूमिका निभाता है। उनके अनुसार फैक्चुअल या मैनिपुलेटेड रिपोर्ट सिर्फ टर्की की इमेज खराब करने की कोशिश है। पर दिलचस्प बात यह है कि भारत सरकार ने अपनी जांच में अब तक टर्की का नाम आधिकारिक रूप से लिया ही नहीं है। इसके बावजूद टर्की ने इंडियन मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह तीखा रिएक्शन दे दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि अगर जांच में आगे चलकर टर्की से जुड़े किसी व्यक्ति या नेटवर्क का वास्तविक लिंक साबित होता है तो टर्की क्या रुख अपनाता है। क्या वह भारत के साथ सहयोग करेगा या फिर दोनों देशों के बीच एक नया डिप्लोमेटिक विवाद खड़ा हो जाएगा। अब अगली अपडेट भारत और बांग्लादेश से जुड़ी है। मैं एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन बांग्लादेश के प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस की हरकतें फिर मजबूर कर रही हैं कि ये इंसान वाकई बेहद गैर जिम्मेदार और उकसावे वाली सोच वाला है। इतना घटिया इंसान मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा और शायद यह कभी सुधरने वाला भी नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान से आए एक मिलिट्री जनरल का प्रोफेसर यूनिस ने एक किताब गिफ्ट की थी। मिलिट्री जनरल को प्रोफेसर यूनिस ने एक किताब गिफ्ट की थी जिसके कवर पर ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा बनाया था। उस नक्शे में भारत के असम, मणिपुर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से को बांग्लादेश के अंदर दिखाया गया था और ग्रेटर बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट जानबूझकर प्रमोट किया जा रहा था। उसी तरह का मैप यूनिस ने बाद में टर्की के पार्लियामेंट मेंबर मेहमत आकिफ को भी गिफ्ट किया और अब तीसरी बार उन्होंने वही बुक और वही विवादित आर्टवर्क कनाडाई सेनेटर सलमा अतुल्ला जान को भी पकड़ा दिया है। दरअसल कनाडा के एक
एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन बांग्लादेश विजिट पर आया था और यूनिस से मुलाकात के दौरान उन्हें भी वही ग्रेटर बांग्लादेश वाली किताब सौंप दी गई। ठीक वही किताब जो पहले पाकिस्तान पर टर्की के गेस्टों को दी गई। यानी कोई भी विदेशी डेलीगेशन यूनिस से मिलने आ रहा है वह सभी को वह विवादित नक्शा गिफ्ट करके एक ही तरह का संदेश फैला रहे हैं। समस्या यह है कि इस मैप में भारत के असम, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के नक्शे में शामिल दिखाया गया है, जिस कारण भारत में पहले ही इसका भारी विरोध हो चुका है। लेकिन यह जानते हुए भी कि भारत इससे नाराज है, फिर भी यूनिस बार बार वही अजीब हरकत दोहरा रहे हैं और उसी मैप को हर डिग्निटरी को दे रहे हैं। उन्हें पता है कि चुनावों के बाद उनकी अपनी पोजीशन बदल जानी है, लेकिन उनका यह रवैया दोनों देशों के रिश्तों और बांग्लादेश के भविष्य दोनों के लिए खतरनाक है। भारत अगर नाराज होगा तो उसका असर सीधे द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ेगा। फिर भी वह लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो आने वाले समय में भारत बांग्लादेश संबंधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब जब सामने से ऐसी हरकतें होंगी तो भारत भी जवाब देगा ही। इसी वजह से हाल ही में भारत सरकार ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में इंटरव्यूज और मीडिया से बातचीत की अनुमति दी है। पिछले कुछ दिनों से शेख हसीना भारत में बैठे कई इंडियन न्यूज चैनलों को इंटरव्यू दे रही हैं और इसी बात का विरोध दर्ज कराने के लिए आज खबर आई है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत के हाई कमिश्नर को तलब किया है। पवन बादे विदेश मंत्रालय पहुंचे, जहां बांग्लादेशी अधिकारियों ने आधिकारिक रूप से मांग रखी कि शेख हसीना को मीडिया से बातचीत करने से रोका जाए और उनके इंटरव्यू बंद करवाए जाएं। अब देखना होगा कि शेख हसीना के इंटरव्यू आगे भी चलते हैं या रुकवा दिए जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस को सबक सिखाने का क्या तरीका हो सकता है? क्या कोई ठोस रणनीति होना चाहिए या फिर बस वेट एंड वॉच? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। तो दोस्तों, हर दिन दुनिया में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है। कहीं नई दोस्ती बन रही है तो कहीं पुराना रिश्ता टूट रहा है। कोई देश अपनी पॉलिसी बदल रहा है तो कोई अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। इन सब के बीच भारत भी अब इस खेल का हिस्सा नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुका है। हर नई डील, हर नई मीटिंग, हर स्ट्रेटेजिक मूव में भारत का प्रभाव और बढ़ रहा है। यही असली मकसद है हमारे चैनल आरके न्यूज स्टूडियो का, आप तक पहुंचाना वो खबरें जो सिर्फ सुर्खियां नहीं बल्कि भारत की वैश्विक ताकत की असली तस्वीर दिखाती है। यहाँ हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स की गहराई की, डिफेंस की मजबूती की और उन फैसलों की जो भारत के कल को आकार दे रहे हैं। हम किसी एजेंडा के लिए नहीं बल्कि सच्चाई और समझदारी के साथ हर अपडेट को विश्लेषण करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भारत से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक रूप से आप तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और आरके न्यूज स्टूडियो को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक क्लिक सिर्फ सपोर्ट नहीं बल्कि हमारे इस मिशन में आपका साथ है, जिसका नाम है भारत को समझना और भारत को आगे बढ़ाना। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।